Hello everyone, welcome to Mathsthan and I welcome you all to the classes of Political Science। और आज के हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर्स। और हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो थिंकर्स हमें पढ़ने हैं वो है व्लादिमीर लेनिन, माओ जेडोंग, एंटोनियो ग्राम्सी एंड जॉन रॉल्स। सो आज के इस लेक्चर में हम ये फर्स्ट 3 पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर करेंगे, लेनिन, माओ एंड ग्राम्सी। इन तीनों को आज पहले हम इसलिए कवर कर रहे हैं बिकॉज all these three are the follower of Marxist tradition। ठीक है, और इन्हें हम कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, ठीक है ना, दैट इज स्टिल रेलिवेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, या फिर आप कह सकते हो प्रेजेंट टाइम्स में भी इनकी जो आइडियोलॉजी है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है और इनको हम समकालीन कहते हैं, समकालीन पॉलिटिकल थिंकर्स। और लेनिन, माओ और ग्राम्सी ने कार्ल मार्क्स के ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए अपनी अपनी आइडियोलॉजीज दी और मार्क्स के ट्रेडिशन में कुछ चेंजेस किए हैं अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जैसे लेनिन ने सोवियत यूनियन के अकॉर्डिंग अपने जो तरीके हैं उसमें बदलाव किए हैं। ठीक है, सिमिलरली माओ जेडोंग ने चाइना को ध्यान में रखते हुए, चाइना के लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन में। सिमिलरली एंटोनियो ग्राम्सी, जिनका एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है कल्चरल हेजेमनी का, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी, तो ये तीनों आज जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं हम इनको आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्लादिमीर लेनिन के बारे में। अब व्लादिमीर लेनिन, यू कैन सी हिज टाइम पीरियड, ठीक है, और लेनिन का नाम आई होप आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, मार्क्सिस्ट थ्योरी से रिलेट करते हैं हम इनको, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स क्लासिकल मार्क्सिज्म वो काफी ज्यादा है। अब मार्क्सिज्म क्या होता है, क्या है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, ये हम ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। सबसे पहले जब हमने कार्ल मार्क्स को पढ़ा था तब, और उससे पहले जब हमने मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी को स्पेसिफिकली डिस्कस किया था तब। तो हम मार्क्सिज्म को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम सिर्फ थिंकर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है कि लेनिन, माओ और ग्राम्सी ये तीनों ही मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जिन्होंने अपने अपने देश में, अपने अपने राज्य में मार्क्सिज्म को अप्लाई किया है। तो व्लादिमीर लेनिन सबसे पहले हमारे जो थिंकर हैं। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी के ट्रेडिशन को फॉलो किया है और अपना कंट्रीब्यूशन दिया है क्लासिकल मार्क्सिज्म में, एंड ये रिलेट करते हैं सोवियत यूनियन से। ठीक है, अब तो डिसइंटीग्रेशन के बाद सोवियत यूनियन का जो सक्सेसर है वो रशिया बन चुका है, बट जब डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था तब के टाइम पर वी विल से दैट व्लादिमीर लेनिन वाज रिलेटेड टू द सोवियत यूनियन, या फिर सोवियत यूनियन में सोशलिज्म लाने का जो एक मोर्चा था वो व्लादिमीर लेनिन ने चलाया था। ठीक है, अब इनको हम पढ़ते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या चीजें हमें कवर करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, ये जो सारी डिटेल्स है ये सभी डिटेल लेनिन के बारे में है। पढ़ लेते हैं इसको एक बार। लेनिन एक एमिनेंट रशियन मार्क्सिस्ट थे, a revolutionary who led the Bolshevik party in Russian Revolution। तो जो व्लादिमीर लेनिन है उन्होंने बोल्शेविक पार्टी को लीड किया था रशियन रेवोल्यूशन में, और ये एक क्रांतिकार है, रेवोल्यूशन में बिलीव रखते हैं कि लोगों को रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी। तो ये क्रांतिकारी थे। रशियन रेवोल्यूशन में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली जो पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, उसको इन्होंने बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस दी थी। ठीक है ना, और he established the world's first social state, that is the Union of Socialist Soviet Republic। और लेनिन ही वो पर्सनालिटी थे जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहली सोशल स्टेट यानी कि यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक USSR का निर्माण किया। Am I clear? तो आप लेनिन की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। व्लादिमीर लेनिन की जो आइडियोलॉजी थी वो मार्क्स से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, कार्ल मार्क्स से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन के दौरान ये फैसला लिया कि हम एक सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक क्रिएट करेंगे, हम एक समाजवादी सोवियत क्रिएट करेंगे। और अब मार्क्स के लिए तो इम्पोर्टेंट क्या था, रेवोल्यूशन, क्रांति, है ना, तो उन्होंने उसी सारी चीज को फोकस करते हुए क्या किया, एक वर्ल्ड की सबसे पहली सोशल स्टेट क्रिएट करी। ठीक है, Now he is regarded the principal figure in the development of Marxism in early 20th century।
सो अर्ली 20th सेंचुरी में मार्क्सिज्म के प्रिंसिपल को डेवलप करने वाले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है वो कंसिडर किए जाते हैं व्लादिमीर लेनिन, एंड हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्सिज्म वाज डिस्क्राइब्ड एज मार्क्सिज्म लेनिनिज्म एंड वाज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल आइडियोलॉजी ऑफ यूएसएसआर। तो जो लेनिन का जो कॉन्सेप्ट था, जो हम आगे पढ़ेंगे भी कि उन्होंने मार्क्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसको किस तरह से चेंज किया था, रशिया नॉट रशिया बट यूएसएसआर को दिमाग में रखते हुए उनकी उस आइडियोलॉजी को कहा जाता है मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। और यही जो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की जो आइडियोलॉजी है ये ऑफिशियल आइडियोलॉजी अडॉप्ट की गई थी यूएसएसआर की, ठीक है। और उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मार्क्सियन पॉलिटिकल थॉट लार्जली सेंटर्ड अराउंड हिज व्यूज ऑन। अब देखो, हमें जो 3 चीजों पे लेनिन के व्यूज पढ़ने हैं हमारे एग्जाम के लिए, वो है उनका रोल ऑफ पार्टी, कि एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो एक पार्टी है उसका क्या रोल होता है समाज में, या फिर किसी प्रकार की गवर्नमेंट की अगर स्थापना करनी है, किसी राज्य में किसी सरकार की स्थापना करनी है तो एक पार्टी का क्या रोल होता है, उस पर उनके विचार हमें पढ़ने हैं। एंड रोल ऑफ आइडियोलॉजी, कि भाई आइडियाज विचारों का क्या रोल था लेनिन के लिए, वो पढ़ना है। एंड देन स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, ये चीजें हमें पढ़नी है जब हम व्लादिमीर लेनिन के बारे में पढ़ेंगे। तो सो आई होप अभी तक आपको लेनिन और उनका एक जनरल इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। सिंपली लेनिन एक मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले एक विचारक थे, ठीक है। यूएसएसआर में सोशलिज्म लाने का जो जिम्मा था वो इन्होंने लिया था। बोल्शेविक पार्टी के इन्होंने बोल्शेविक पार्टी को लीड किया था। रशियन रेवोल्यूशन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। रेवोल्यूशन की, क्रांति की बात करी थी। और वर्ल्ड की पहली सोशल स्टेट दैट इज यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक यूएसएसआर का निर्माण किया था, एस्टैब्लिश करी थी, ठीक है। उनको बोला जाता है कि अर्ली 20th सेंचुरी में अगर किसी ने मार्क्सिज्म को डेवलप किया है तो वो है व्लादिमीर लेनिन। और उन्होंने जो व्लादिमीर लेनिन की जो आइडियोलॉजी थी, जो उनका मार्क्सिज्म को लेके विचार था, उसको कहा जाता है मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। और यही विचार यूएसएसआर की एक ऑफिशियल आइडियोलॉजी भी बनी थी, ठीक है। अब हमें अपने एग्जाम के लिए उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं अंडर 3 सब हेडिंग्स, ठीक है। सबसे पहला रोल ऑफ पार्टी, देन रोल ऑफ आइडियोलॉजी एंड देन रोल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। तो बढ़ते हैं फिर आगे। सबसे पहले रोल ऑफ द पार्टी। अब देखो, लेनिन जो है ना, उन्होंने पार्टी को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी। और जैसे कि हमने पढ़ा भी था अभी पिछली स्लाइड में कि वो बोल्शेविक पार्टी को उन्होंने लीड किया था, ठीक है। बोल्शेविक पार्टी को उन्होंने लीड किया था। और उन्होंने ज़ारिस्ट रशिया, जो रशिया में सोशलिज्म से पहले का जो शासन है उसको जार कहा जाता है, ज़ारिस्ट रशिया, वहां पर कोई तब रियल डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में पार्टी के रोल को डिस्क्राइब किया है। और उन्होंने कैपिटलिस्ट स्टेट और एक सोशलिस्ट स्टेट के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन किया है, ठीक है ना। उन्होंने ये चीज बताई है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज जो है वो कितनी अलग होती हैं और सोशलिस्ट सोसाइटीज कितनी अलग होती हैं। कैपिटलिज्म में जो रिसोर्स ओनिंग क्लास होती है वो किस तरह से एक आम जनता को एक्सप्लॉइट कर रही है, और सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरह से अलग होती है और क्यों जरूरी है। तो उन्होंने एक बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन किया, डिफरेंस बताया कैपिटलिज्म और सोशलिस्ट सोसाइटीज के बीच में, ठीक है। और उन्होंने कहा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज जो है वो क्लास डिवाइडेड होती है और इसीलिए वो मल्टीपल कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर रन होती हैं। दूसरी तरफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो है वहां पर एक सिंगल डिसिप्लिन रेवोल्यूशनरी पार्टी ही काम आती है। और इसीलिए आपको अगर इफ यू नो कि चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना देयर इज ओनली वन पार्टी, ठीक है, सिर्फ एक ही तो पार्टी है चाइना में भी, है ना। तो सिमिलरली व्लादिमीर लेनिन का भी ये मानना था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज और सोशलिस्ट सोसाइटीज जो है वो बहुत अलग हैं। और क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो क्लासेस में डिवाइडेड है, द रिच क्लास एंड द पुअर क्लास, द रिसोर्स ओनिंग क्लास एंड द वर्किंग क्लास। तो जब वो क्लासेस में डिवाइडेड है, इसीलिए एक कैपिटलिस्ट या फिर पूंजीवाद के सिस्टम में मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ही compete करती हैं। लेकिन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए अगर आपको एक सोशलिस्ट कंट्री बनानी है तो फिर सिर्फ एक सिंगल डिसिप्लिन्ड क्रांतिकारी पार्टी, रेवोल्यूशनरी पार्टी की जरूरत है। और वो एक पार्टी जो है वो पूरे देश के वर्कर्स
को रेवोल्यूशन के लिए जो है वो क्या कह सकते हैं मोटिवेट करेगी और लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए एक अच्छा फाउंडेशन डेवलप करेगी। तो इसलिए सोशलिस्ट कंट्रीज में क्या माना जाता है कि क्योंकि अब यहाँ पर क्लासेस तो है नहीं, तो अलग अलग मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज की भी जरूरत नहीं है, केवल एक अच्छी और डिसिप्लिन पार्टी ही इनफ है। तो दिस वाज पर्टिकुलर द बेसिक थिंकिंग ऑफ व्लादिमीर लेनिन व्हेन इट कम्स टू रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, सो लेनिन ने अपने विचार जारशाही रूस के संबंध में दिए। ठीक है, उन्होंने पूंजीवादी और समाजवादी समाजों में अंतर किया। पूंजीवाद समाज वर्ग विभाजित होते हैं, इसलिए वहां प्रतिस्पर्धी दल होते हैं, एंड समाजवादी क्रांति के लिए एक संगठित क्रांतिकारी दल आवश्यक है। ठीक है, कि अगर आपको भाई क्रांति लानी है तो एक ही सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है दैट विल बी इनफ, और वही जरूरी है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था ना, जो आपको फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ वैनगार्ड पार्टी, अग्रदूत दल। अब क्या है ये? अगर कोई पूछ ले आपसे कि भाई ये वैनगार्ड पार्टी क्या है, या फिर अगर कहीं क्वेश्चन में भी आपको दिख जाए, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैनगार्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट है इसको लेनिन ने दिया है। ठीक है, ये रिलेट करती है लेनिन से। और अब ये है क्या? ये है एक स्मॉल एलीट ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज विच लीड्स द मासेस। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन कर देते हैं, रेवोल्यूशनरीज विच लीड्स द मासेस। तो व्लादिमीर लेनिन का ये मानना था कि एक समाज में हर व्यक्ति, हर एक वर्कर इतना केपेबल नहीं होता कि वो गवर्नेंस में हिस्सा ले सके। ठीक है, तो व्लादिमीर लेनिन कहते हैं कि जो वर्किंग क्लास है ना, उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एलीट होंगे। ठीक है, जो बाकियों से ज्यादा केपेबल होंगे वर्किंग क्लास में भी। ठीक है, और ये बोलते हैं कि जो ऐसे लोग हैं ना, जो ज्यादा थोड़ी नॉलेज रखते हैं, ज्यादा केपेबल है आउट ऑफ द वर्किंग क्लास, वो एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को बोला जाएगा वैनगार्ड पार्टी, यानी मजदूरों का मार्गदर्शन करने वाला अग्रदूत दल। तो इन सिंपल टर्म्स लेनिन का ये मानना था कि हर वर्कर या फिर जो भी जितने भी मजदूर हैं, सबके सब केपेबल नहीं है। तो उन सभी लोगों को एक डायरेक्शन दिखाने के लिए, उन सभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और जो लोग थोड़े ज्यादा केपेबल हैं, समझदार हैं, वैसे मजदूर जो है वो मिलकर के एक वैनगार्ड पार्टी बनाएंगे, और फिर वो वैनगार्ड पार्टी आगे के पूरे रेवोल्यूशन का जिम्मा उठाते हुए सबको मोटिवेट करेगी, डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब देखो, पढ़ो यहाँ पर। Lenin believed that under the capitalist or socialist system, the whole proletariat will not be able to attain the desired level of class consciousness rapidly and smoothly, as the capitalists would try to allure the labor leaders by giving them small concessions, so in order to activate the revolutionary forces. अब देखो, इस चीज का मतलब समझो क्या है ये। देखो, लेनिन ये मानते थे कि कैपिटलिस्ट या फिर सोशलिस्ट सिस्टम में पूरी की पूरी जो लेबर क्लास है, जो सभी के सब जो मजदूर हैं, वो इतने केपेबल नहीं है कि वो एक डिजायर्ड लेवल ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस पैदा कर पाए। क्लास कॉन्शियसनेस मतलब जैसे यहाँ पर लिखा भी है वर्ग चेतना, यानी वो इतने अवेयर नहीं है अपनी क्लास डिफरेंसेस को लेकर के। ठीक है, और जो कैपिटलिस्ट क्लास के जो कह सकते हो जो लीडर्स हैं ना, वो हमारे जो मजदूर हैं उनको लुभाने की कोशिश करेंगे। एल्योर करना मतलब लालच देंगे, और हमारे जो लेबर हैं वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये उनका मानना था कि हर कोई वर्कर, हर एक मजदूर सक्षम नहीं है किसके, गवर्नेंस में आने के, और ना ही वो अपने क्लास को लेकर के इतने ज्यादा कॉन्शियस हैं, अपने वर्क को लेकर उन्हें इतनी ज्यादा अवेयरनेस है। उनका मानना ये था कि कोई भी कैपिटलिस्ट, कोई भी एक अमीर बंदा आकर अगर किसी मजदूर को बोलेगा कि चल भाई ठीक है, मैं तुझे थोड़े ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, तो मेरी तरफ आ जा, तो वो आ जाएगा। इसलिए उन्होंने क्लास कॉन्शियसनेस इस वर्ड का यूज करा है। ठीक है, वर्ग चेतना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो वर्किंग क्लास है वो अपनी क्लास कॉन्शियसनेस से, इस चीज से अनअवेयर है। ठीक है, और कोई भी कैपिटलिस्ट जो है वो इन्हें आकर लुभा लेगा और क्या करेगा, उनको अपनी तरफ कर लेगा, स्मॉल कंसेशंस देके, यानी थोड़े बहुत पैसे देकर, छोटी मोटे गिफ्ट्स वगैरह देकर वो उन्हें अपनी साइड कर लेगा। ठीक है, और इस वजह से जो हमारी रेवोल्यूशनरी फोर्सेस है ना, जो हमारी क्रांति की जो फोर्सेस हैं, वो स्ट्रांग नहीं बन पाएंगी। तो इसलिए लेनिन कहते हैं कि हमें समझदार, एनर्जेटिक और कमिटेड सेक्शंस चाहिए वर्किंग क्लास के, जो आगे आएंगे और फिर वो लीडरशिप का जो रोल है वो अपनाएंगे,
और फिर वो एक वैनगार्ड पार्टी बनाएंगे और वो ऐसे वर्कर्स होंगे, वो ऐसे मजदूर होंगे जो बाकियों से समझदार होंगे, अपनी क्लास की कॉन्शियसनेस समझेंगे, ठीक है, और बाकी मजदूरों को कैपिटलिस्ट के हाथों इन्फ्लुएंस होने से रोकेंगे और एक अच्छी डायरेक्शन देंगे ताकि एक अच्छी क्रांति हो सके और कोई भी मजदूर इन्फ्लुएंस ना हो सके या प्रभावित ना हो सके किसी भी कैपिटलिस्ट से, ठीक है। और लेनिन कहते हैं कि जो ये मजदूर होंगे ना, जो कुछ छोटा सा ग्रुप जो काफी ज्यादा समझदार होगा, एनलाइटेंड होगा, एनर्जेटिक होगा, है ना, मोटिवेटेड होगा, वैसे लोग क्रिएट करेंगे एक वैनगार्ड, और उन्होंने उसको कहा वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट, जो कि और यही वो लोग होंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी को बनाएंगे। यानी वैनगार्ड पार्टी के जो लोग होंगे, यानी वैनगार्ड पार्टी क्या है, बेसिकली एक ग्रुप है जिसमें क्या है, एलीट मजदूर हैं जो बाकियों से समझदार हैं, जो बाकियों से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ठीक है, और वही लोग ऐसे होंगे जो बाकी के पूरे वर्किंग क्लास को मोटिवेट करेंगे, डायरेक्शन देंगे रेवोल्यूशन में, और फिर वही ग्रुप होगा जो कम्युनिस्ट पार्टी का भी निर्माण करेगा, ठीक है ना। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वैनगार्ड पार्टी? वैनगार्ड पार्टी सबसे पहले बच्चों एक व्लादिमीर लेनिन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कहा था उन्होंने? लेनिन का मानना यह था कि हर वर्कर इक्वली केपेबल नहीं है, या फिर उसमें वर्ग चेतना से वो वंचित है, वर्ग चेतना यानी क्लास कॉन्शियसनेस उसको नहीं है। अगर उसे कोई कल को कोई कैपिटलिस्ट आकर के उसको लुभाएगा, उसको थोड़े बहुत पैसे दे देगा या उसे कोई महंगे महंगे गिफ्ट दे देगा, तो वो एकदम क्या कर लेगा, जैसे बोलते ना कि पार्टी बदल दी तूने, तो वही चीज का लेनिन को एक डर था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि क्योंकि हर वर्कर के पास क्लास कॉन्शियसनेस नहीं है, तो फिर कुछ ऐसे वर्कर्स को आगे आना होगा जो ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा कह सकते हो एनर्जेटिक है और ज्यादा मोटिवेटेड है टुवर्ड्स वर्किंग, कमिटेड है अपने लोगों के लिए। ऐसे जो लोग हैं, वो वाले जो मजदूर होंगे, जो वो वाली वर्किंग क्लास होगी ना, वो बनाएगी वैनगार्ड पार्टी, और आगे चलकर ये वैनगार्ड पार्टी रेवोल्यूशन को फ्यूल करेंगे, रेवोल्यूशन को डायरेक्शन देंगे, सभी वर्कर्स को एक सपोर्ट देंगे और उन्हें मोटिवेट करेंगे, और फिर यही वैनगार्ड पार्टी आगे चल के कम्युनिस्ट पार्टी बनाएगी, ठीक है। सो ये था कॉन्सेप्ट वैनगार्ड पार्टी का। नाउ लेट अस मूव ऑन द रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। अब उनके लिए कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रोल था? देखो यहाँ पर पीपीटी में आपको सब कुछ गिवन है, ठीक है, आपको किसी भी पॉइंट के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेनिन ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के मेन 2 फंक्शंस है, ठीक है, 2 रोल्स होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। पहला रोल ये दैट बिफोर द विक्ट्री ऑफ प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन इट फंक्शंस एज वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट इन इट्स फाइट अगेंस्ट कैपिटलिस्ट क्लास। तो वो कहते हैं कि भाई जब तक हमने रेवोल्यूशन नहीं जीता है, जब तक हमारी जीत नहीं होती, तब तक ये जो पार्टी है ना, ये एक वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटेरिएट की तरह एक्ट करेगी, यानी कि एक ग्रुप की तरह एक्ट करेगी जो कि बाकी वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे, और कम्युनिस्ट पार्टी जब तक जीत नहीं जाती वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट लड़ती रहेगी, ठीक है। एंड ही बिलीव दैट इट प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द एस्टैब्लिश्ड रिजीम एंड सीक्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ द मासेस बाय रिक्रूटिंग देम इनटू फोल्ड। और कहते हैं लेनिन कि जब तक कम्युनिस्ट पार्टी जीत नहीं जाती, तब तक जो पार्टी है वो एक तो वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटेरिएट की तरह एक्ट करेगी, प्रोलेटेरिएट जो वर्किंग क्लास है उनको मोटिवेट करने का काम करेगी, और दूसरी चीज ये है कि लोग जो हैं, जो हमारे वर्किंग क्लास है, वर्कर्स हैं, वो कहीं उनकी विचारधारा कहीं कैपिटलिस्ट से इन्फ्लुएंस ना हो जाए, कहीं वो उनके प्रभाव में ना आ जाए, तो कम्युनिस्ट पार्टी ये काम करेगी, या ये फिर ये रोल प्ले करेगी कि वो मासेस को अपनी फोल्ड में रखे, अपने जो है मतलब बेसिकली एक, आप कह सकते हो, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड फॉर इट, कि पार्टी जो है ना एक तरह से लोगों को अपनी चीजें मनवाएगी, ठीक है, और लोगों को ये ध्यान रखेगी कि लोग जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ ना जाए। उनकी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन का मतलब क्या? किसी इंसान के सोचने की ओरिएंटेशन, राइट, वो किस तरह से सोच रहा है वो। तो पहला फंक्शन क्या है कि सर्वहारा क्रांति की जीत से पहले ये पूंजीपति वर्ग के खिलाफ अपनी लड़ाई में सर्वहारा वर्ग के अगुवा के रूप में कार्य करता है, और यह स्थापित शासन के विरोध की भूमिका निभाता है, और जनता को अपने साथ भर्ती करके उनके वैचारिक विन्यास, सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन,
की तलाश करता है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि भाई मेन लेनिन के लिए एक पार्टी का फंक्शन क्या है। सबसे पहला ये कि जब तक जीत नहीं हो जाती तब तक पार्टी का क्या रोल है कि वो जो वर्किंग क्लास है उनके लिए एक वैनगार्ड पार्टी की तरह एक्ट करे, मतलब कि उन्हें मोटिवेट करता रहे, उनको सही डायरेक्शन दिखाता रहे और रेवोल्यूशन करता रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, और ये चीज़ का ध्यान रखेगा कि भाई लोगों का जो विचारधारा है ना वो इन्फ्लुएंस नहीं हो कैपिटलिज्म से और वो सोशलिज्म से ही कनेक्टेड रहे, उनकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म से ही कनेक्टेड रहे। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो ये कि आफ्टर द रेवोल्यूशन व्हेन कम्युनिस्ट पार्टी इटसेल्फ कम्स टू पावर इट फंक्शंस एज अ मोनोलिथ विद नो रूम फॉर फैक्शनलिज्म और ग्रुपिज्म। तो वो कहते हैं कि जब जीत हो गई कम्युनिस्ट पार्टी की तो उसके बाद जो फंक्शन है कम्युनिस्ट पार्टी का वो ये है कि वो पार्टी खुद किसकी तरह काम करेगी, एक मोनोलिथ की तरह काम करेगी जहां पर किसी भी तरह के ग्रुपिज्म या फिर किसी का भी फेवर नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम करेगी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। क्या होता है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म समझाऊंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी इसको आगे पढ़ो। दैट विच इम्प्लाइज द हायर ऑर्डर बॉडीज ऑफ स्टेट पावर आर इलेक्टेड बाय लोअर बॉडीज एंड लैटर आर प्लेस्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द फॉर्मर। मतलब कि लेनिन कहते हैं कि जो पार्टी का रोल है वंस द पार्टी हैज वॉन, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जब पावर में आ गई उसके बाद पार्टी का ये रोल है कि भाई सरकार में या फिर गवर्नेंस में कोई भी फेवरिज्म ना हो, ठीक है, कोई भी ग्रुपिज्म ना हो, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, किसी दूसरे को कम दी जा रही है, और प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म पर हम सब रन करें। यानी कि जितनी भी हायर बॉडीज़ हैं राज्य में, जितनी भी जो हायर बॉडीज़ हैं उनको लोअर बॉडीज़ जो है वो इलेक्ट करेंगी, ठीक है, और लोअर बॉडीज़ को हायर बॉडीज़ के अंदर ही प्लेस किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके का करप्शन से बचाया जा सके। ठीक है, क्रांति के बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी खुद सत्ता में आती है तो यह एक मोनोलिथ के रूप में कार्य करती है जिसमें गुटबाजी या गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं होती। यह लोकतांत्रिक केंद्रीयता के सिद्धांत पर आयोजित की जाती है जिसका अर्थ है कि राज्य शक्ति के उच्च निकायों को निचले निकायों द्वारा चुना जाता है और बाद वाले को पूर्व के निर्देशन में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि अब इसमें क्या है कि जो लोअर बॉडीज हैं उन्होंने हायर बॉडीज को इलेक्ट किया है पर जो लोअर बॉडीज हैं उन पे चेक रख रही हैं हायर बॉडीज। तो इससे क्या होगा, एक तरीके का चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम होगा। ठीक है, तो रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी समझ में आया। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं कि रोल ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, उसके बाद समझेंगे डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कॉन्सेप्ट। अब देखो विचारधारा की भूमिका क्या है, या उससे पहले हम डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म समझ लेते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद क्या है, देखो लेनिन का कॉन्सेप्ट है ये। तो अगेन कभी तो आपको एग्जाम में डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कॉन्सेप्ट दिख जाए तो प्लीज याद रखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट लेनिन ने दिया है। ठीक है, अब इसमें ये कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट एज वेल एज कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये क्या है, सोशलिस्ट स्टेट यानी कि समाजवादी जो राज्य है या फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में रखने का एक सिद्धांत है। ठीक है, क्या कहता है ये सिद्धांत, that membership of each body in political hierarchy shall be decided by the vote of lower body। यानी कि किसी भी पॉलिटिकल हायरार्की में अगर कोई अपर बॉडी है तो उस अपर बॉडी में इलेक्ट होने वाले लोगों को इलेक्ट कौन करेगा, जो उससे नीचे वाली बॉडी होगी। ठीक है, एंड दैट ऑल्दो फ्री डिस्कशन ऑन पॉलिसी मैटर शैल बी अलाउड एट इनिशियल स्टेज, एनी डिस्कशन रीच्ड बाय द हाईएस्ट बॉडी शैल बी इम्पोज्ड रिजिडली एट ऑल लोअर लेवल। अब उन्होंने बोला कि हालांकि जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी हर व्यक्ति उसको डिस्कस कर सकता है, लेकिन जब डिसीजन जो है मतलब इनिशियल स्टेज में हर कोई उसको डिस्कस कर सकता है, ये चीज़ अलाउड है। ठीक है, लेकिन जब वो चीज़ एक हाईएस्ट बॉडी के पास चली जाए और हाईएस्ट बॉडी के पास फिर ये पूरा अधिकार है कि वो उस फैसले को लोअर बॉडीज पर भी पूरे रिजिडिटी के साथ में इम्पोज कर सकते हैं अपने फैसले को, क्योंकि फिर लोअर बॉडी ये नहीं कह सकती कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कि भाई जो हायर बॉडी है किसी भी सरकार में, जो भी उच्च बॉडी है, जो भी हायर बॉडी है, उसको उसमें बैठने वाले लोगों को इलेक्ट करेगा कौन, लोअर बॉडी। लेकिन जो फैसले होंगे उसको ऑल्दो सब डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हाईएस्ट बॉडी फैसला लेगी ना वो सभी नीचे की सभी ऑर्गेनाइजेशंस और सभी गवर्नमेंट बॉडीज को मानना पड़ेगा।
ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म इज क्लियर टू यू, वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर स्टडिंग लेनिन हियर। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमें समझना है रिलेटेड टू व्लादिमीर लेनिन, वो है रोल ऑफ आइडियोलॉजी। अब देखो उनके लिए आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है, इट मस्ट बी ब्रॉट टू वर्कर्स फ्रॉम आउटसाइड। अब वो बोलते हैं कि ये ना खुद ब खुद में होने वाली चीज नहीं है, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम विचारधारा की बात करें तो लेनिन का ये मानना है कि वर्कर्स में जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो मजदूर सेक्शन है जो समाज का, उनको आइडियोलॉजी समझाने के लिए बाहर से उनको ये चीज़ों का ज्ञात करवाना ज़रूरी है, उनको ये अवेयरनेस देनी ज़रूरी है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इज डेवलप्ड बाय इंटेलेक्चुअल्स प्लस पार्टी, नॉट वर्कर्स अलोन। तो उनका मानना है कि जो विचारधारा है ना, इसको वर्कर्स अपने आप में डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वर्किंग क्लास जो होती है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बाउंडेड होती है और बहुत इजीली, क्योंकि एक पुअर सेक्शन होता है तो इनको बड़ी आसानी से लुभाया जा सकता है। अगर कैपिटलिस्ट चाहें तो वो बहुत ही आसानी से वर्किंग क्लास को क्या कर सकते हैं, यू नो इजीली उनको एल्योर कर सकते हैं, उनको अपनी तरफ कर सकते हैं पैसे देके या किसी भी तरीके का लालच देके। तो व्लादिमीर लेनिन ये कहते हैं कि जो वर्किंग क्लास है ना, उनको विचारधारा का ज्ञान कि भाई सोशलिज्म क्या है, सोशलिस्ट क्यों बनना है हमें, ये सारी अवेयरनेस उनको बाहर से दी जानी चाहिए, ना कि उनमें खुद ब खुद वो चीज़ डेवलप हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है ये डेवलप की जाती है बाय इंटेलेक्चुअल्स एंड पार्टी। अब यहाँ पर कौन सी पार्टी, वैनगार्ड पार्टी, ठीक है। तो समाजवादी विचारधारा बुद्धिजीवियों और दल द्वारा विकसित होती है, वर्कर्स अकेले एक विचारधारा को डेवलप नहीं कर सकते। और वो कहते हैं कि जो आइडियोलॉजी है ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल का टूल है, ताकि सभी लोगों को एकत्रित किया जा सके, यूनाइट किया जा सके संघर्ष में, और मोबिलाइज किया जा सके सभी प्रोलेटेरिएट को, यानी उनको एक संगठन में ला करके उनको एक सही डायरेक्शन दिखाई जा सके, ठीक है। सो जो रोल है आइडियोलॉजी का वो लेनिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो मानते हैं कि जब तक लोगों को ये अवेयरनेस रहेगी ना कि हमें क्या आइडियाज़ फॉलो करने हैं, हमें अपने देश के लिए किस विचारधारा को फॉलो करके आगे चलना है, तभी जो है जो सभी मजदूर हैं वो यूनाइट हो सकेंगे। अदरवाइज अगर उनकी आइडियोलॉजी ही अलग अलग है, उनका विचारधारा ही मैच नहीं हो रही, तो फिर कोई भी यूनिटी नहीं क्रिएट की जा सकती, ठीक है। ये मानना था लेनिन का, इसलिए लेनिन के लिए आइडियोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, ठीक है ना। एंड देन ही सेज दैट पार्टी एक्ट्स एज द कैरियर एंड गार्जियन ऑफ करेक्ट आइडियोलॉजी। और जो पार्टी है, चाहे वो वैनगार्ड पार्टी हो जो आगे जाके कम्युनिस्ट पार्टी बनेगी, तो वो कहते हैं जो एक पार्टी है वो इस आइडियोलॉजी जो सही विचारधारा है उसके गार्जियन होते हैं, रक्षक होते हैं, ठीक है, एंड कैरियर यानी जो उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएगा। एंड आइडियोलॉजी हेल्प्स इन क्रिएटिंग क्लास कॉन्शियसनेस, यानी कि ये लोगों की जो वर्ग चेतना है, यानी जो लोगों की क्लास कॉन्शियसनेस है, इस चीज़ का एक फीलिंग है ना कि भाई देयर इज क्लास डिविजन, तो उस चीज़ को लेकर के लोगों में अवेयरनेस पैदा करती है आइडियोलॉजी, ठीक है, और क्रांति को गाइड करती है। तो आप समझे कि आइडियोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है फॉर व्लादिमीर लेनिन। उनका मानना यह है भाई कि जब वर्कर्स को हमें आइडियाज़ देते रहने पड़ेंगे, आइडियोलॉजी समझाती रहनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि वर्कर्स एक टाइम पर अपने आप ही सोशलिज्म को समझ जाए और सोशलिस्ट विचारधारा को फॉलो करने लगे। और ये जो आइडियोलॉजी लोगों के दिमाग में जो डालने का काम है ना, ये वैनगार्ड पार्टी करेगी जो आगे जाके कम्युनिस्ट पार्टी बनेगी, और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये रक्षक होगी और वाहक होगी सही विचारधारा की, और ये लोगों में वर्ग चेतना विकसित करेगी और क्रांति को गाइड करेगी, ठीक है। क्लियर, द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इज क्लियर, आई होप। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म समझ में आ गया था। ये वो फिलॉसफी है जहां पर, ये एक्चुअली फिलॉसफी तो नहीं बट एक प्रिंसिपल है, जहां पर सोशलिस्ट स्टेट को या सोशलिस्ट राज्य को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो बताया है लेनिन ने। क्या बोला है उन्होंने कि भाई एक राज्य में जितनी भी हायर बॉडीज में बैठने वाले लोग होंगे ना, उसको इलेक्ट करेगी लोअर बॉडी, और जो कोई भी पब्लिक पॉलिसी होगी, हालांकि इनिशियल स्टेज पर हायर बॉडीज और लोअर बॉडीज सरकार की दोनों ही बॉडीज उस पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन हाईएस्ट बॉडी का जो फैसला होगा वो सभी लोअर बॉडीज को मानना पड़ेगा, ठीक है। ये है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म कि मौका सबको दो, पॉलिसी के डिस्कशन सबको करने दो, लेकिन देन जो फैसला होगा दैट विल बी रिजिडली फॉलोड एट द लोअर लेवल्स एज वेल।
कार्ल मार्क्स के लिए आइडियोलॉजी क्या थी वो देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि आइडियोलॉजी एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो आइडियोलॉजी का काम है ना वो फॉल्स है, यानी झूठी चेतना है ये, ठीक है, कि लोग बड़े आराम से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो ये मानते हैं कि स्पेशली जो रूलिंग क्लास है ना ये अपने फायदे के लिए लोगों को वर्गला लेती है, यानी लोगों को इन्फ्लुएंस कर देती है, प्रभावित कर देती है ना। और वो ये कहते हैं कि जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है ना वो रूलिंग क्लास का इंटरेस्ट डिपिक्ट करती है, और ट्रू कॉन्शियसनेस यानी कि जो सच्ची चेतना है, जो सही चेतना है, वो कहाँ से डेवलप होती है, कहाँ से इमर्ज होती है, फ्रॉम मटीरियल कंडीशंस एंड क्लास स्ट्रगल्स। तो बेसिकली यहाँ पर आप लेनिन वर्सेस मार्क्स में एक डिफरेंस देखोगे, ठीक है, लेनिन वर्सेस मार्क्स का ये डिफरेंस देखोगे बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। लेनिन के लिए आइडियोलॉजी का होना इंपॉर्टेंट है। आइडियोलॉजी नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो लोगों को बाहर से नहीं मिलेगी, लोगों को देनी पड़ेगी, और पार्टी जो वैनगार्ड पार्टी है वो लोगों को ये चेतना देने का काम करेगी। दूसरी ओर मार्क्स के लिए जो आइडियोलॉजी है वो रूलिंग क्लास का इंटरेस्ट दिखाती है, ना कि वर्किंग क्लास का, और ये एक झूठी चेतना है, एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनका मानना ये है कि जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है ना, जो रूलिंग क्लास होती है, वो अपनी विचारधारा से जो है वर्किंग क्लास को प्रभावित कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। और लेनिन कहते हैं कि अगर आपको वर्किंग क्लास को सही तरीके से क्रांति में लाना है तो उनको बार बार आइडियोलॉजी समझानी पड़ेगी सोशलिज्म की, ठीक है। और शायद यही रीजन था दैट ही वाज काइंड ऑफ सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग सोशलिज्म इन यूएसएसआर। अब वो बात अलग है कि सोशलिज्म जो यूएसएसआर है वो बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया एंड देन अगेन कैपिटलिज्म एमर्ज्ड, बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड की पहली सोशलिस्ट स्टेट को एस्टैब्लिश किया। तो कार्ल मार्क्स के लिए आइडियोलॉजी क्या थी और लेनिन के लिए आइडियोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं मार्क्स और लेनिन के बीच में। मार्क्स के लिए नेचर कैसा है आइडियोलॉजी का, नेगेटिव, ठीक है, कि आइडियोलॉजी का कोई काम नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जो अमीर लोग हैं, रूलिंग क्लास है, उनके इंटरेस्ट को दर्शाता है। दूसरी ओर लेनिन के लिए आइडियोलॉजी या विचारधारा का होना पॉजिटिव है और जरूरी टूल है ताकि लोगों को एकत्रित किया जा सके, लोगों को संगठन में बांधा जा सके और लोगों को एक साथ लाया जा सके, स्पेशली द वर्किंग क्लास, ठीक है। अब सोर्स यानी कि कहाँ से आएगा ये आइडियोलॉजी, तो लेनिन कहते हैं कि आइडियोलॉजी जो है वो वर्कर्स के अंदर खुद से डेवलप नहीं होगी, पर उसको बाहर से लोगों में इनकलकेट करना पड़ेगा, और ये काम करेगी पार्टी या फिर जो कुछ समझदार वर्किंग क्लास होंगे, जो समझदार इंटेलेक्चुअल्स होंगे, वो ये काम करेंगे, ठीक है। और मार्क्स के लिए लोगों में विचारधारा कहाँ से डेवलप हो रही है, मटीरियल कंडीशन से, आर्थिक कंडीशन से, या फिर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रियलिटी से। देन क्या रोल है आइडियोलॉजी का लेनिन के लिए रेवोल्यूशन को मोबिलाइज करती है आइडियोलॉजी। जब लोगों के पास एक अच्छी और सही विचारधारा होगी तो फिर लोग क्रांति में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और सही तरीके से हिस्सा लेंगे। लेकिन मार्क्स के लिए जो आइडियोलॉजी है ना, जो विचारधारा है, वो क्लास डोमिनेशन को रिफ्लेक्ट करती है, और ये कहते हैं कि जो विचारधारा का कॉन्सेप्ट है ये एक रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को ही दर्शाता है। अब पार्टी का रोल क्या है, लेनिन के लिए पार्टी जो है वो सेंट्रल है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो पार्टी है वो सेंट्रल है आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, और मार्क्स ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पर एम्फसाइज नहीं किया है। फिर बात आती है कॉन्शियसनेस की, तो वो कहते हैं कि जो चेतना है ना, ये जो कॉन्शियसनेस है कि भाई हाँ दिस थिंग एग्जिस्ट, वो वर्कर्स में डालनी पड़ेगी, वो वर्कर्स को समझानी पड़ेगी, और आइडियोलॉजी ही उसमें मददगार साबित होगी। पर मार्क्स का मानना है कि ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये जो लोगों की अपनी समझ है, वो खुद ब खुद धीरे धीरे नेचुरली डेवलप होगी जब वो स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। स्ट्रगल इन सेंस सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रगल करेंगे, तो ये जो चीज है वो अपने आप लोगों में डेवलप होगी, ठीक है। सो आई होप दिस डिफरेंस बिटवीन मार्क्स एंड लेनिन इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी इज क्लियर टू यू। अब फटाफट से चलते हैं उनके थर्ड चीज पर जो हमें पढ़नी है अपने एग्जाम के लिए, वो है स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। अब देखो इंपीरियलिज्म को उन्होंने बोला हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। लेनिन जो थे वो मानते थे कि जो इंपीरियलिज्म है ना, इंपीरियलिज्म समझते हो आप, जब एक देश जो दूसरा कमजोर देश होता है उस पे जाके रूल करता है और कहता है कि हम उस देश का भला करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या करता है, वो जो बड़ा देश है या पावरफुल देश है वो उस कमजोर देश को या वीक देश को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है और उसके रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज करता है।
है ना। तो उस आइडियोलॉजी को कहते हैं इंपीरियलिज्म। जैसे कि ब्रिटिशर्स या फिर यूनाइटेड किंगडम्स, ये ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटेन वॉज एन इंपीरियलिस्ट कंट्री, ठीक है, इंग्लैंड वॉज एन इंपीरियलिस्ट कंट्री। इन्होंने बाकी जो कमजोर देश उन्हें लगे वहां पर जाकर के अपना बसेरा किया और लोगों से ये वादा किया कि हम आपके फायदे के लिए यहाँ पर हैं, बट अल्टीमेटली क्या करा, एक्सप्लॉइटेशन करा, ठीक है, शोषण करा वहां के रिसोर्सेज का भी और लोगों का भी। तो लेनिन कहते हैं कि जो इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये पूंजीवाद का हाईएस्ट स्टेज है, ठीक है। और इन्होंने फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। अब जैसे मोनोपोली कैपिटलिज्म, मोनोपोली यानी डोमिनेंस ऑफ बिग कॉर्पोरेशन। अब वो कहते हैं कि ये जो इंपीरियलिज्म है ना, ये इंपीरियलिज्म में सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेशंस होते हैं, जिनको मौका दिया जाता है, जिनके पास ऑलरेडी चांस होते हैं, और वो कहते हैं ना कि अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। तो मोनोपोली कैपिटलिज्म, ठीक है। अच्छा, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लेनिन ने बोला है कि हमें इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में स्ट्रगल करना है, ठीक है, हमें इंपीरियलिज्म को हराना है और समाजवाद को लेकर के आना है। तो ये उनके इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट जो थे कुछ विचार थे, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉलोनीज। तो ये तो हमने अभी जैसे बात करी ही कि इंपीरियलिस्ट कंट्रीज करती क्या है, वो बेसिकली एक्सप्लॉइट करने का काम करती है, शोषण करती है उन कॉलोनीज का, उन देशों का जहां पर वो कंट्रीज जाकर के रूल कर रही हैं, ठीक है। यानी कि किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता है बेसिकली, जैसे कि रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल को यहाँ पर से देश में से बहुत कम पैसों में लेकर के चले गए, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करी और इंडिया में आकर हाईएस्ट प्राइस पे हायर टैक्सेस लगा करके लोगों को सेल किया। तो ये होता है एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, जहाँ पे आपके आर्थिक सिचुएशन का भी फायदा उठाया जा रहा है। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल। अब एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल से क्या समझेंगे आप लोग, देखो वो ये कहते हैं कि जो ये इंपीरियलिस्ट कंट्रीज है, ठीक है, ये कॉलोनीज को जो है वो एक्सप्लॉइट करती है, रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर, मार्केट्स के लिए, ठीक है। अब फिर उससे बहुत बड़ा बड़ा ये प्रॉफिट कमाते हैं और उससे क्या होता है, कॉलोनीज तो अंडर डेवलप्ड ही रह जाती है ना, लेकिन ये लोग अपना फायदा उस चीज से उठाते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो कैपिटल का मतलब होता है बेटा मनी, और यू कैन से इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर जो आप चीजें इन्वेस्ट करते हो फॉर द ग्रोथ। तो अब वही सेम चीज है कि भाई लेबर को ले गए, ठीक है, कैपिटल जो है, मैक्सिमम कैपिटल जो है वो एक कॉलोनी से उठा करके उस कॉलोनी के रिसोर्सेस को अपने देश में ले जा करके यूज करना ताकि खुद का प्रॉफिट हो सके और जो कॉलोनी है वो अंडर डेवलप्ड ही रह जाए, ये होता है एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल। देन इंटर इंपीरियलिस्ट राइवलरीज। अब इंटर इंपीरियलिस्ट राइवलरी मतलब देखो, जब वॉर भी नहीं कहेंगे, बट जब ये इंपीरियलिज्म का दौर चल रहा था तो आपने सुना भी होगा कि फ्रांस जो है वो अपनी कॉलोनीज बनाने में लगा था, ब्रिटेन जो है उनसे कंपटीशन के चलते अपनी कॉलोनीज बनाने में लगा था, और यूरोपियन कंट्रीज में ये कंपटीशन चलता था कि ज्यादा कॉलोनीज कौन बनाएगा, ठीक है, ब्रिटिशर्स ज्यादा कॉलोनीज बना पा रहे हैं या फिर ये डच या फिर पोर्टुगीज या फिर फ्रेंच लोग ज्यादा कॉलोनीज बना पा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब आपस में ये इंपीरियलिस्ट कंट्रीज एक तरह से वॉर करती हैं ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज अपनाने का, तो उसमें नुकसान किसका है, कॉलोनीज का ही नुकसान है, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन तो कॉलोनीज की हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को भी क्रिटिसाइज किया कि इंटर इंपीरियलिस्ट राइवलरी हो रही है। देन वीकेस्ट लिंक थ्योरी। अब देखो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। लेनिन कहते हैं कि जो क्रांति आएगी वो सबसे पहले वीकेस्ट कैपिटलिस्ट नेशन में आएगी, ठीक है, लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, दैट रेवोल्यूशन will occur in the weakest capitalist society. और फिर वहां से बाकी के देश इन्फ्लुएंस होकर के रेवोल्यूशन, क्रांति लाना शुरू करेंगे, ठीक। अब अलायंस विद कॉलोनाइज्ड पीपल। अब वो कहते हैं कि जो लोग ऑलरेडी कॉलोनाइज्ड हो चुके हैं, जैसे इंडियंस थे, ठीक है, अब इंडिया के लोग भी अंग्रेजों के अंडर थे और अफ्रीका के लोग भी अंग्रेजों के अंडर थे। तो वो ये कहते हैं कि लोगों को, जो लोग कॉलोनाइज हो चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के या किसी इंपीरियलिस्ट कंट्री के अंडर हैं, उन लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए और फिर इंपीरियलिस्ट के खिलाफ रेवोल्यूशन लाना चाहिए। तो वो एक ग्लोबल रेवोल्यूशन में भी मानते थे कि पूरे पूरे वर्ल्ड के वर्कर्स एक साथ कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ जो है वो आवाज उठाएंगे और स्ट्रगल करेंगे और उनको
इंपीरियलिस्ट या कैपिटलिज्म को हटाएंगे, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स एज अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, यही जैसे कि भाई हर देश को अगर आज़ाद होना है तो वो अपने अपने जो देश है वहाँ पर लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट करे, फ्रीडम के मूवमेंट स्टार्ट करे, ठीक है, एज पार्ट ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, और उसके बाद सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया जाएगा पूरे वर्ल्ड में। ये उनका मानना था कि जितनी भी कंट्रीज कॉलोनाइज्ड हैं उस सभी कंट्रीज के जो वर्कर्स हैं वो एक साथ आकर के एक अलायंस बना करके रेवोल्यूशन करे अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, और फिर पूंजीवाद और इंपीरियलिज्म को हटाया जाए, ठीक है ना। तो लेनिन की थ्योरी हमें क्या दिखाती है? लेनिन थ्योरी shows that imperialism intensifies global inequality and conflict, ठीक है, and making revolution inevitable at global level। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेनिन का मानना ये है कि भाई जो ये इंपीरियलिज्म है ना, ये क्या कर रहा है, एक कंट्री को लूट रहा है, अपना फायदा कर रहा है, फिर दूसरी कंट्री में भी जाकर लूट रहा है, फिर अपना फायदा कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो इंपीरियलिज्म है ये देश में, ये पूरे वर्ल्ड में इनइक्वालिटी बढ़ा रहे हैं, असमानता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब इतना ज्यादा इंपीरियलिज्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे, और फिर क्रांति का आना निश्चित हो जाएगा। क्रांति को फिर आने से कोई नहीं रोक सकता, और रेवोल्यूशन जो है वो कैसा होगा, ग्लोबल लेवल पर रेवोल्यूशन होगा, और फिर सोशलिज्म को पूरे वर्ल्ड में लाया जाएगा, ठीक है। ये थी आइडियोलॉजी लेनिन की। सो आई होप कि अभी तक आपको लेनिन के आइडियाज तो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। हमने 3 हेडिंग्स में उनके आइडियाज को पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है रोल ऑफ पार्टी, उसके बाद हमने पढ़ा है रोल ऑफ आइडियोलॉजी, इसमें हमने इनका कंपैरिजन मार्क्स के साथ भी किया है, ठीक है। देन उसके बाद में हमने पढ़ा है स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, जहां पर वो ये कहते हैं कि जो ये इंपीरियलिस्ट कंट्री हैं, जो लोगों पर कॉलोनीज पर रूल कर रही हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सभी लोग एकत्रित होकर, सभी वर्कर्स, पूरे वर्ल्ड के वर्कर्स एक साथ आकर जो है इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट लड़ेंगे, ठीक है। तो दिस वाज इट। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ व्लादिमीर लेनिन इज क्लियर टू यू बाय नाउ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर की तरफ, दैट इज माओ जेडोंग। माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना करी, जैसे हम लेनिन वाज रिलेटेड टू यूएसएसआर, ठीक है। सिमिलरली कंटेम्पररी यानी समकालीन पॉलिटिकल थिंकर्स में चाइना के पर्सपेक्टिव में माओ जेडोंग को हम पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने भी मार्क्सिज्म को फॉलो किया, लेकिन चाइना के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब चाइना में जो ये डेवलपमेंट है उसको लेकर के आए हैं, ठीक है, रेवोल्यूशन लेकर के आए हैं, और चाइना को एक फुल्ली डेवलप्ड कंट्री बनाने का इन्होंने दिमाग में पहले से एक, मतलब विजनरी लीडर थे, इन्हें पता था इन्हें क्या करना है, एंड ही डिड व्हाट ही वांटेड टू डिड। एंड आप जस्ट यू नो दिस फैक्ट कि माओ जेडोंग ने जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक चाइना को रूल किया है, ठीक है। चाइना को रूल भी नहीं, आई वुड से कि चाइना को एक डायरेक्शन दी है और चाइना को संभाला है अप अंटिल ही वाज अलाइव, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं माओ जेडोंग के बारे में। इनका जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, बस कुछ चीजें हमें माओ जेडोंग के बारे में अच्छे से पढ़नी है, उनको फटाफट से एक बार हम देख लेते हैं। अब देखो कौन थे माओ जेडोंग, ये कम्युनिस्ट लीडर थे, थिंकर थे मॉडर्न चाइना के, ठीक है, कि मॉडर्न चाइना जो आज है वो किसकी थिंकिंग है, किसका ब्रेन चाइल्ड है, माओ जेडोंग का, ठीक है। दिस वाज द पर्सन हु वाज बिहाइंड चाइनाज डेवलपमेंट, या फिर चाइना में जो पार्टी है, जो सोशलिज्म फॉलो किया जाता है, वो है आइडियोलॉजी माओ जेडोंग की। इन्होंने अडॉप्ट किया था मार्क्सिस्ट थ्योरी को, और प्रैक्टिस जो थी इनकी दैट वाज रिगार्डिंग द रेवोल्यूशन टू चाइनीज कंडीशन, यानी चाइना के लोगों के लिए मार्क्सिज्म को इन्होंने अडॉप्ट किया था और कुछ चेंजेस किए थे। तो दिस इज इट, दिस इज लिटिल बिट ऑफ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ माओ जेडोंग, कि माओ जेडोंग एक कम्युनिस्ट नेता थे और आधुनिक चीन के विचारक थे, जिन्होंने चीनी परिस्थितियों में क्रांति से संबंधित मार्क्सवादी सिद्धांत और व्यवहार को अपनाने की मांग की। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हु वाज माओ जेडोंग, एक कम्युनिस्ट लीडर थे, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन को चाइना में अप्लाई करने वाले एक लीडर थे, ठीक है। अब इनकी थिंकिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको पढ़नी है रिलेटेड टू माओ जेडोंग, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन, यानी क्रांति कैसी है, परमानेंट होनी चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू माओ जेडोंग कि आपको उनकी परमानेंट रेवोल्यूशन का डॉक्ट्रिन पता हो।
देखो, माओज आइडिया ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन मीन्स रेवोल्यूशन शुड नॉट स्टॉप आफ्टर अचीविंग पॉलिटिकल पावर। तो माओ ये मानते थे कि क्रांति जो है ना वो पॉलिटिकल पावर के मिलने के बाद बंद नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए ताकि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, एंड आइडियोलॉजी टू प्रिवेंट द राइज ऑफ न्यू एलिट्स एंड कैपिटलिज्म। और ये क्रांति, ये जो रेवोल्यूशन है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए ताकि हम न्यू एलिट्स यानी जो नए लोग हैं, नई विचारधारा, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को आने से हम रोक सकें। इसलिए उनका मानना था कि भाई जो रेवोल्यूशन है, जो क्रांति है, ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है कि आपके पास हाथ में पावर आ गई तो आप रुक जाओ। अनलाइक लेनिन का क्या था कि रेवोल्यूशन कब तक करना है, जब तक कम्युनिस्ट पार्टी या फिर वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट के पास पावर्स नहीं आ जाती। लेकिन माओ जेडोंग कहते हैं कि जो क्रांति है, जो रेवोल्यूशन है, वो चलती रहनी चाहिए और इसका चलना जरूरी है ताकि सोसाइटी को, समाज को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, और आइडियोलॉजी यानी जो नए जो लोग हैं, जो नए लोग पावर में आए हैं, कहीं उनकी विचारधारा कैपिटलिज्म जैसी ना हो जाए। तो इसलिए आइडियोलॉजी को भी ध्यान में रखते हुए परमानेंट रहेगा रेवोल्यूशन। ठीक है। माओ के स्थायी क्रांति के विचार का अर्थ है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के बाद क्रांति नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है। इसे नए अभिजात वर्ग और पूंजीवाद के उदय को रोकने के लिए समाज, अर्थव्यवस्था और विचारधारा को बदलना जारी रखना चाहिए। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो है, जो इनकी किताब का नाम है, वो है ऑन कॉन्ट्राडिक्शंस। ठीक है। तो ये कंफ्यूज ना कर दे आपको, तो इसलिए आप याद रखना कि ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, सी फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, सी फॉर चाइना, एंड चाइना के लीडर माओ जेडोंग। ठीक है। ये याद रख लेना कि द बुक ऑन कॉन्ट्राडिक्शन इज रिटन बाय माओ जेडोंग। क्लियर? तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट तो इतना डिफिकल्ट आपको नहीं लगा होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन नाम से ही ये चीज पता चलती है कि माओ जेडोंग के लिए जो क्रांति है वो पॉलिटिकल पावर आने के बाद रुकनी नहीं चाहिए। जो रेवोल्यूशन है वो कंटिन्यूस रहेगा ताकि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया जा सके और कैपिटलिस्ट विचारधारा को वापस ग्रो होने से रोका जा सके। क्लियर टू एवरीवन? तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन, नाउ लेट अस मूव ऑन टू सर्टेन की फीचर्स। अब की फीचर्स क्या है उनके रेवोल्यूशन के, अब ये आप मेरे साथ साथ में अपने नोट्स में ऐड करिएगा। की फीचर ऑफ रेवोल्यूशन क्या क्या है माओ के डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन के की फीचर्स। सबसे पहला फीचर कि जो क्रांति है वो कैसी रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है। सो द फर्स्ट फीचर इज कंटिन्यूस रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कैसा रहेगा, कंटिन्यूस। सेकेंड फीचर है रोल ऑफ पीजेंट्री। अब यहां पर एक डिफरेंस है कि लेनिन और मार्क्स ने जब बात करी तो उन्होंने बात करी थी वर्कर्स की, लेकिन चाइना क्योंकि एक एग्रेरियन कंट्री है, एग्रेरियन मींस एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक कंट्री थी, तो चाइना के पर्सपेक्टिव में माओ जेडोंग ने इंडस्ट्री के वर्कर्स को ना कंसीडर करके पीजेंट्स को कंसीडर किया। पीजेंट्स कौन, किसान। ठीक है। चाइना के किसानों को एकत्रित करने की कोशिश करी और चाइना के जो पीजेंट क्लास थे उनको अपलिफ्ट करने की बात करी। तो उन्होंने कहा कि रोल किसका इंपॉर्टेंट है, पीजेंट्री का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के रिस्पेक्ट में, चाइना क्योंकि एक इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं था उस वक्त, तो चाइना एक एग्रेरियन कंट्री होने के नाते पीजेंट्स की यानी जो किसान थे उनके रेवोल्यूशन की बात करी। ठीक है। तीसरी चीज आ जाती है स्ट्रगल अगेंस्ट ब्यूरोक्रेसी। अब माओ का मानना था कि पार्टी के अंदर भी तो नए एलीट डेवलप हो सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ हमें लगातार संघर्ष करना जरूरी है। तब वो कहते हैं कि भाई चलो हमने कम्युनिस्ट पार्टी बना ली, अब इस पार्टी के अंदर जो लोग आए हैं क्या पता वो खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल और एलीट समझने लग जाए, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमें संघर्ष करते रहना पड़ेगा ताकि पार्टी के अंदर ब्यूरोक्रेसी करप्ट ना हो या फिर ऐसी विचारधारा लोग ना रखें जिससे उनको डोमिनेंट खुद को फील हो। ठीक है ना। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी को भी हमें टैकल करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट भी लगातार
संघर्ष करने होंगे। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज जो है वो है आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब माओ जेडोंग का मानना है कि जो बदलाव है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बदलनी, हमें लोगों के विचारों को भी बदलना है, हमें लोगों का जो सोचने का तरीका है उसको भी बदलना है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अपने देश के अंदर, वो सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी, हमें केवल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बदलाव नहीं चाहिए। माओ जेडोंग ने बोला कि हमें अपने चाइना में लोगों की आइडियोलॉजीज, लोगों के माइंडसेट को भी बदलना है। ठीक है, किस चीज के लिए? सोशलिज्म के लिए, कम्युनिस्ट कंट्री बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि लोगों की जो विचारधारा है उसको ट्रांसफॉर्म करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात करी थी कल्चरल रेवोल्यूशन की। कल्चरल रेवोल्यूशन की बात करी थी। इनफैक्ट चाइना में अराउंड 1966 से 1969 का जो पीरियड है ये कल्चरल रेवोल्यूशन का टाइम था। ठीक है, एंड कल्चरल रेवोल्यूशन में सिंपली यही चीज माओ जेडोंग ने एम्फसाइज करी कि भाई जो कल्चर है हमारा, जो एक बेसिकली जो चाइनीज कल्चर है, ठीक है, उसको हमें मेंटेन रखना है। एंड देन लोगों की जो विचारधारा है कल्चर को लेकर, वो क्या होनी चाहिए, वहां पर भी एक सही आइडियोलॉजी का फॉलो होना जरूरी है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग बाहरी आइडियोलॉजी से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाएं कि फिर वो अपने कल्चर को भूल जाएं। इसलिए एक कल्चर में भी रेवोल्यूशन होना जरूरी है, वहां पर भी हमें संघर्ष करते रहना है और लोगों को यूनाइटेड रखना है। ठीक है, तो ये थे कुछ की फीचर्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन, कि रेवोल्यूशन क्रांति जो है वो परमानेंट रहेगी। ठीक है, तो क्या फीचर्स है उसके? पहली कि वो कंटिन्यूस होगी, दूसरी पीजेंट्री या फिर किसान जो है वो मेन रोल प्ले करेंगे, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी जो है उसके अगेंस्ट भी लगातार संघर्ष चलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के अंदर के जो लोग हैं वही करप्ट हो जाए। ठीक है, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी क्या होगा, ये चेंजेस चलेंगे। उसके बाद आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो बदलाव है वो कैसा होना चाहिए, आइडियाज का, विचारों का भी बदलाव करना जरूरी है, ना कि केवल और केवल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। देन कल्चरल रेवोल्यूशन, यानी कि लोग बाहरी कल्चर से ज्यादा प्रभावित ना हो करके यूनाइटेड रहें। दैट वाज ऑल अबाउट द कल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, इस कल्चरल रेवोल्यूशन में एक जो पॉइंट है वो मास लाइन का भी आता है। ठीक है, मास लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मास लाइन, एम फॉर मास, एम फॉर माओ, तो आप याद रखेंगे whenever if you see this in exam that this concept of mass line was given by Mao Zedong। अब क्या है ये पॉलिसी ऑफ मास लाइन, समझते हैं। देखो, मास लाइन एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल है, ठीक है, डेवलप्ड बाय माओ, which means that the Communist Party should derive its ideas from the masses and then return those ideas to the masses in a refined and organized form। तो उनका ये मानना था कि जो मतलब बेसिकली मास लाइन एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल है, ठीक है, एक राजनीतिक सिद्धांत है, और इसका मानना यह है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये अपने विचार लोगों से, कॉमन लोगों की विचारधारा से कम्युनिस्ट पार्टी अपने विचारों को डेवलप करेगी, और फिर कम्युनिस्ट पार्टी उन विचारों को रिफाइन करके और देश के लिए एक बेहतर रूप में बना करके प्रेजेंट करेगी, और मतलब वापस लोगों को ही प्रेजेंट करेगी। और इनका जो फेमस एक्सप्रेशन है वो है फ्रॉम द मासेस टू द मासेस। अब इसको आप इस तरह से समझो कि ये है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, यहां पर है चाइना का डेवलपमेंट, और यहां पर है चाइना के कॉमन पीपल। तो अब मास लाइन ये कहती है कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने आइडियाज को किससे लेगी, लोगों से लेगी, ठीक है। चाइना के लोगों से कम्युनिस्ट पार्टी ने विचार लिए कि भाई क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं, विचार लिए लोगों से। फिर एक जिस तरह से एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, उस तरह से इन्होंने इसको बहुत स्मूथ एंड पॉलिश करके उन विचारों को चाइना की डेवलपमेंट के लिए यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेवलप्ड या फिर रिफाइंड आइडियाज।
तो ये है मास लाइन का कॉन्सेप्ट कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्या करेगी, एक पॉलिटिक्स में अगर सर्वाइव करेगी या फिर जो लोगों के लिए पॉलिसी बनाएगी उसके आइडियाज वो चाइना के लोगों से ही लेगी, और फिर पार्टी का काम है कि उन आइडियाज को रिफाइन करना, ऑर्गेनाइज करना और डेवलप करना, और फिर उसको अप्लाई करना ताकि चाइना का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और उनका जो ये कोट है ये भी आप याद रख सकते हैं, विच इज जनता से एंड जनता तक, ठीक है ना। तो मास लाइन माओ द्वारा विकसित एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि कम्युनिस्ट पार्टी को अपने विचारों को जनता दैट इज आम लोगों से प्राप्त करना चाहिए और फिर उन विचारों को एक परिष्कृत और संगठित रूप में जनता को वापस करना चाहिए। सो आई होप ये जो मास लाइन की पॉलिसी है माओ की, ये आपको समझ में आई होगी। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। माओ जेडोंग का जो कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। चाइना के रिस्पेक्ट में ये मार्क्सिज्म को लाना चाहते थे और वर्कर्स को ना प्रमोट करके, क्योंकि चाइना एक एग्रेरियन सोसाइटी थी, तो किसको प्रमोट किया, किसानों को प्रमोट किया, किसानों के संघर्ष की बात करी ताकि चाइना का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। उन्होंने रेवोल्यूशन के लिए बात करी कि रेवोल्यूशन कैसा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, ठीक है। अब दिस इज अबाउट, चलो एक बार ये देख लेते हैं। द लीडरशिप मस्ट बी कनेक्टेड विद ऑर्डिनरी पीपल लाइक पीजेंट एंड वर्कर्स। अब इनके जो कोर आइडिया थे वो ये थे, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कि जो लीडर है उसको आम जनता से, पीजेंट से और वर्कर से कनेक्टेड रहना चाहिए। पॉलिसीज जबरदस्ती लोगों पर इम्पोज नहीं होनी चाहिए बल्कि वो लोगों के ही एक्सपीरियंस से बनाई जानी चाहिए। की फीचर्स क्या थे कि भाई जो लोग हैं वही नॉलेज का सोर्स है, मासेस स्पेशली जो पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, वो प्रैक्टिकल विजडम रखें। लीडरशिप रोल यानी पार्टी जो है वो लोगों से आइडियाज ले, उनको एनालाइज करे और फिर वापस लोगों तक पहुंचाए, जो कि कॉन्सेप्ट है किसका, मास लाइन का, ठीक है ना। यहाँ पर मास लाइन का कॉन्सेप्ट है। टू वे प्रोसेस उन्होंने बताया कि भाई गैदर करो आइडियाज मासेस से, लोगों से आइडिया लो, उनको प्रोसेस करो मार्क्सिस्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग और फिर लोगों को एक क्लियर पॉलिसी के रूप में वो वापस करो। उन्होंने एलिटिज्म को अपोज किया, यानी कि उन्होंने जो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं एलिट क्लास बन जाती है समाज की, उसको उन्होंने अपोज किया। मास पार्टिसिपेशन को सपोर्ट किया कि भाई लोगों को एनकरेज किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है। एंड उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू इंश्योर गवर्नेंस रिफ्लेक्ट्स द नीड ऑफ पीपल एंड स्ट्रेंथन सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, कि सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो, ठीक है ना। तो दिस वाज द कोर आइडिया ऑफ माओ जेडोंग, ठीक है। लोग उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते थे। उन्होंने बोला कि भाई एक ही पार्टी होगी और वो पार्टी क्या करेगी, वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा लॉयल होगी। जो ये नौकरशाही जिसे हम कहते हैं ना, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी, इसके वो खिलाफ थे। उन्होंने बोला क्योंकि ये लोग जो है वो करप्ट हो जाते हैं, कई बार अपना फायदा ज्यादा सोचने लगते हैं, तो उन्होंने बोला पार्टी में ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल ना हो, इसके अगेंस्ट भी हमें हमेशा संघर्ष करते रहना होगा, ठीक है। और जो ये जी जिनपिंग है, ये भी जो माओ जेडोंग है उन्हीं की पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मार्क्सिज्म चाइना में या सोशलिज्म कह लें चाइना में काफी ज्यादा रूटेड है, ठीक है। एंड दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ माओ जेडोंग, और उससे पहले हमने पढ़ा किसको, लेनिन को, ठीक है ना। तो आई होप माओ जेडोंग और लेनिन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में, ठीक है। कौन थे एंटोनियो ग्राम्सी, क्या था इनका कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेजेमनी, ठीक है। किस तरह से इन्होंने मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्ट को चेंज किया या अपने तरीके से अपनी आइडियोलॉजीज मार्क्सिज्म पर दी, और कैसे एंटोनियो ग्राम्सी एक लिंक बने बिटवीन क्लासिकल मार्क्सिज्म एंड नियो मार्क्सिज्म, दैट इज नया मार्क्सवाद, ठीक है। तो एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी द टाइम इज ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट ओवर, सो लेट अस समराइज इट, कि हमने अभी तक यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने आज के इस लेक्चर में दो पॉलिटिकल थिंकर को कवर किया है, ठीक है। इफ वी वुड हैव लाइक मोर टाइम तो हम शायद एंटोनियो ग्राम्सी को भी करते, बट हम उनको अब नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज एन इम्पॉर्टेंट थिंकर और इसको जल्दबाजी में नहीं पढ़ा जा सकता है। सो वी विल गिव द एंटायर फोकस टू इट, एंड देन इन तीनों ही मार्क्सिस्ट थिंकर्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। सॉरी, नॉट मार्क्स, माओ।
तो आज के इस लेक्चर में दो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स को हमने कवर कर लिया है, दैट इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और थिंकिंग ऑफ व्लादिमीर लेनिन एंड माओ जेडोंग. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. रिलेटेड टू यूएसएसआर एंड ही वाज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ चाइना. दोनों ने ही मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, बट अपने अपने तरीके से. लेनिन ने यूएसएसआर के कॉन्सेप्ट में मार्क्सिज्म में कुछ चेंजेस करे हैं, ठीक है, जहां पर इनकी आइडियोलॉजी जो है वो थोड़ी अलग है मार्क्स से, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आइडियोलॉजी. ठीक है ना. उसके बाद माओ ने भी मार्क्सिज्म को चाइना में अप्लाई किया है, बट अगेन अपनी तरीके से पीजेंट्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, एंड देन कुछ अपनी डॉक्ट्रिन्स एंड कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. इंपॉर्टेंट वर्क है माओ का ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, याद रखेंगे आप लोग फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. ठीक है, आज दो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर्स को हमने पढ़ा है. कल हम एंटोनियो ग्राम्सी एंड जॉन रॉल्स को भी कवर कर लेंगे, ठीक है, इन द अपकमिंग लेक्चर. सो आई होप दिस class is clear to everyone. From my side, the class is over. Thank you everyone and all the best.